हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे घटनाचक्र इतिहास पूर्वावलोकन। हमारा टॉपिक था मौर्योत्तर युग। हम लोग इससे पहले 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। जो अफगानिस्तान का बामियान था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध प्रतिमा के लिए। ये हमारा राइट आंसर होगा। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक संस्कृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं जो कला शैली भारतीय यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। ये कुषाण वंश में ज़्यादा फली फूली थी। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। गांधार कला शैली का एक संश्लेषण है। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? गांधार मूर्ति कला में। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण। पहले यूनानी थे, फिर शक, उसके बाद में कुषाण वंश आया था। भारत में बाह्य आक्रमकों के कालों का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है। यूनानी, इनका टाइम पीरियड था 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान। शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी। गाइज, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो था डेरियस प्रथम। ईरानी शासक डेरियस प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। हेरोडोट्स के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। पारसीपोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था कौन सा था? सातवाहन इन सबसे पुराना था। उपयुक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है। इस वंश के संस्थापक सिमुक का समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में इसे कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी 60 ईसा पूर्व माना जाता है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ये मिलती है मत्स्य पुराण में। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। कहाँ पर अवस्थित थी? अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी जो वास्तविक राजधानी थी वो प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो प्रतिष्ठान, जिसको पैठन भी बोलते हैं, ये सातवाहनों की राजधानी था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये सातवाहन वंश का एक बहुत ही महान शासक था। इसको याद रखिएगा, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है आदित्य ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। राजवंश है और उनकी राजधानियां हैं, इनसे मिलाना है तो उसका देखेंगे यहाँ पे व्याख्या। शुंग वंश, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। सातवाहन की राजधानी पैठन, कदम्ब वनवासी तथा चंदेल की राजधानी थी महोबा। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, वाकटक और चालुक्य। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तीनों ही सुमेलित हैं। इनको देखेंगे। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुक ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। वाकटक साम्राज्य की स्थापना तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में विंध्य शक्ति ने की थी, जबकि गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में मूलराज प्रथम ने की थी। अतः इन राजवंशों का क्रम इस प्रकार सत्य है, सबसे पहले सातवाहन थे, फिर वाकटक और उसके बाद चालुक्य। नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं जिनमें से कथन और कारण को देखना है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। तो ये ए और आर दोनों सही हैं, यानी कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का स्पष्टीकरण भी है। सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे।
हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। हाल के दरबार में गुडाडे तथा शर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुडाडे ने व्रत कथा, इसको नोट करिएगा, नामक ग्रंथ की रचना की। यह पैशाची प्राकृत में लिखा गया था। शर्ववर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ, अतः इसका अभिष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इससे कथन सत्य है? सातवाहन नरेश संस्कृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दोनों ही एकदम ठीक हैं। सातवाहन शासकों के शासन काल में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। सातवाहन काल में स्थापत्य तथा मूर्ति कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गाइस, आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।